ऑर्बिटल। आजकल तुमने देखा किसी मूवी में दोस्ती पे गाना आता, पहले आते थे। नहीं सर, RRR बोलते हैं। हाँ, वो थोड़ी ओल्डी टाइप की मूवी थी। चलो खैर, CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। सब आ गए ना बेटा? कोई बचा है क्या? अंजलि आ जाएगी। जो लोग रोज आते हैं उनमें से पूछ रहा था। हाँ, अंजलि रोज आती है, कोई बात नहीं। आर्या तो थोड़ा लेट ही आती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी क्या कहती है? मैं आपको कल बताया था डी ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं। डी ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं। पहले एक्सियल डी ऑर्बिटल दो होते हैं। पहला एक्सियल डी ऑर्बिटल है bx² माइनस y²। यदि हम माने कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये माने कि z एक्सिस है, तो dz² हो, ठीक है। उसके बाद में दूसरे होते हैं नॉन एक्सियल, तो होता है dxy, dyz और dxz। ये x है, ये y है, ये xy हो गया, ये yz हो गया, और ये xz हो गया। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 45 डिग्री पर है। डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे है? 45 डिग्री टू एक्सिस है। जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, whenever six ligands approaches octahedral complexes are formed. Whenever six ligand approaches octahedral complexes are formed. Octahedral complexes are formed. Ligands comes, thus ligand comes directly against. Octahedral complexes are formed and hybridization may be sp3d2 or d2sp3. Thus ligand comes directly against axial orbitals, axial d orbitals, that is dx² minus y² and dz². Since sp3d2 hybridization involves dx² y² and dz² orbitals. बेटा जो dx² माइनस y² dz² इन्वॉल्व होते हैं, उसका रीजन क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3d2 है, करेक्ट है। श्वेता बेचारी स्टैंडिंग ओवेशन देने वाली थी इन कंपटीशन विथ आशीष, लेकिन अंजलि ने उसके अंदर सपने तोड़ दिए। sp3d2 hybridization involves dx² y² and dz² orbitals. एक्चुअल क्या होता है? जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें sp3d2 है, तो 3p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं 2d के साथ।
अच्छा, 3p ऑर्बिटल किस एक्सेस पे होते हैं? एक्स वाई और जेड एक्सेस पे। तो दो जो d ऑर्बिटल सबसे बेस्ट मिक्स हो सकते हैं जो कोएक्सियल है, वो dx² y², क्योंकि dx² y² एक्स और वाई एक्सेस पे होता है। तो ये px के साथ और py के साथ मिक्स हो जाएगा और ये pz के साथ मिक्स हो जाएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा रहता है। क्लियर? आई थिंक सो, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये बच्चे यहाँ हल्ला कर रहे हैं, मतलब सर नहीं आए थे? क्या नहीं आएंगे आज? कैसे बता तेरे को? रात को गाड़ी घूम गई? हाँ सर, आ रहे हो आज? ठीक है, आओ, ओके। नीचे आ रहे। चलो गाइस, sp3d2 hybridization involves dx² y² and dz² orbitals। सही है बेटा? सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो क्या होता है कि बेस्ट ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं px py और pz के साथ। अब आप कहो तो इस डायग्राम को मिटा दूं तो आगे डायग्राम से ही समझो। अरे यार तुम लोग अच्छा इसको करो, मैं इसको गीला कर देता हूं। लेक्चर मस्त है, दो लेक्चर और। विशाल भैया फोटो से खींच के दे भी चल सकते। कोई और तो बोल रहा है ना फोटो खींच के नहीं। भेज दिए? ओके, फिर साहब हाँ फिर अच्छा बैग जाके कर लिया क्या? तो तू उसका स्क्रीनशॉट बैग जाके ले लेता है क्या? नहीं अच्छा, ठीक क्या होगा? क्या होगा? हाँ भैया, चलो तो थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग का हो गया है ना? नहीं, जो थर्मो हो गया ना सबका? ठीक है, और फिजिक्स का थर्मो हो गया? फिजिक्स का थर्मो नहीं होना बहुत होगा टाइम है फिजिक्स में। नहीं तुम्हारा नहीं, इन लोगों का भी नहीं हुआ ना, आईआईटी वालों का और उनका, बाकी जो बच्चे मेडिमेथ नहीं जाते उनका। तो इस क्लास में कोई आते ही नहीं। हाँ सही, कोई एक पेपर सोच रहा हूँ फुल सिलेबस वापस से ले ले। वो है ना उसी का। हाँ उसी के बाद वो कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन।
वो बनाऊंगा, बना दूंगा वो। चलो गाइस, उसी का एक टोटल है, पूरे उसी का टेस्ट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो इस पे अपन लेते हैं क्या, क्या लिया था अभी बताओ ना। हाँ ठीक है, जैसे डी ऑर्बिटल था हमारे पास, है ना बेटा। तो क्या होता है कि इधर ये लिगेंड से अप्रोच करते हैं, कहां से, मान लो ये एक्स है, ये वाई और जेड एक्सेस है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्स है। तो जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो इसी एक्सेस पे आते हैं, और जो एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड ऑर्बिटल होते हैं वो इनके बीच में कहीं पे होते हैं, वो वाले ऑर्बिटल एक्सेस पे तो होते नहीं। तो उनके साथ जो रिपल्शन होता है वो इनडायरेक्ट रिपल्शन होता है, जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिपल्शन होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जो एनर्जी ज्यादा बढ़ती है वो किसकी बढ़ती है, वो बढ़ती है ज्यादा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की बढ़ती है ज्यादा एनर्जी। और जो एनर्जी डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड की बढ़ती है वो कम बढ़ती है। कुल मिलाकर ये कहानी ऐसी कि पहले उनकी एनर्जी मान लो इतनी थी, तो अब उनकी एनर्जी इतनी हो जाती, बढ़ती दोनों की है, बढ़ती दोनों की है, क्योंकि इनकी कम बढ़ी क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट रिपल्शन था, इनकी ज्यादा बढ़ी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिपल्शन था। ये है ना बेटा, लिगेंड तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे एक्स वाई जेड एक्सेस पे ही आएगा। तो जो ऑर्बिटल एक्स वाई जेड एक्सेस पे है वो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि लिगेंड पे भी नेगेटिव चार्ज है और ऑर्बिटल में भी नेगेटिव चार्ज है। तो स्टेबल तो ये वाले ज्यादा होंगे ना तीन। हाँ रिलेटिवली, और सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही था। अब क्या होता है कि एनर्जी बढ़ जाती है और इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो डेल नॉट कहलाता है, जो होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी in case of octahedral complexes। समझा कि नहीं समझा, समझ गया, बोलो बेटा समझ गया। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ octahedral complexes, डन। crystal field splitting energy in case of octahedral complexes, dx square y square dz square dxy dyz और dxz हो गया बेटा, ठीक ना। यदि यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई करते मान, जैसे मान लो ये डी सब शेल है, डी जनरेट है, डी डी जनरेट है, डन। डी सब शेल है जो कि क्या है, डी जनरेट है। पर यदि मान लो जब लिगेंड आते हैं तो उसकी डीजनरेसी का क्या होता है, लॉस हो जाता है। ये 3 डीजनरेट रहते हैं, 2 डीजनरेट रहते हैं, लेकिन डी सब शेल की डीजनरेसी का लॉस हो जाता है। यदि मान लो एक केस ऐसा ले लूं कि इफ यूनिफॉर्म फील्ड इज अप्लाइड तो डीजनरेसी का लॉस नहीं होगा। if uniform field is applied, degeneracy is maintained, although energy of all orbitals increases।
खत्म। आया समझ में कि नहीं आया? तो लिखो क्या तो हम पढ़े। हमसे नई शर्ट में मुझे कुछ जाना चाहिए। नैन अपनी शर्ट का टैग नहीं निकाल रहा है, क्यों? बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम भी पहनूंगा तो नहीं लगेगी। लाओ ना बिस्कुट दो। निकल रही है, क्या निकल रही है? अरे तो चुप जाएगी। किसी को भी चुप जाए उसको पूरी निकालो ना। नहीं ना। नहीं चुभेगी, अभी रुक जाना। अभी रुक जाना। इसमें चल हो जाएगा। उतार लिया सबने? भाई क्या कितना टाइम लगा इतना उतारने में? पूछा है? पता नहीं चलेगा, एग्जाम में बताया। हाँ, यदि वो दे नहीं रहा है तो अपन तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो नॉन यूनिफॉर्म ही हुआ फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड तो एक हाइपोथेटिकल बात है, उसमें पूछेगा क्या एनर्जी का क्या होगा, डीजनरेसी का लॉस होगा, एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी सबकी बढ़ जाएगी। हाँ, ऐसा करके देगा। चल बेटा, इसके बाद में अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है बेटा। क्या? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो स्प्लिटिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग इज मोर, तो एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। इनकी एनर्जी उतनी नहीं बढ़ती। करेक्ट बेटा? स्प्लिटिंग इज मोर, तो और थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जब इसकी भी बढ़ी है ना नीचे वाले की। इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ दोनों की बढ़ी, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड splitting is less। ये दो करेक्ट है, तो यहां पे एनर्जी उतनी नहीं बढ़ी जितनी यहां बढ़ी। अब क्या होता है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 तक रहता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 के लिए देखें तो इन तीन को, ये तीनों क्या डीजनरेट है, तो इनको बोलते हैं T2G, ट्रिपली
ट्रिपली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, और Eg मतलब डबली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। ठीक, जानो बोल के आना, आवाज बहुत आ रही है। विशाल तू चल बोलना, आवाज बहुत आ रही है क्लास में, तुम लोग की आवाज सुनाई दे रही है। कौन कर रहा है लेकिन इतनी बातें? एक तो अनुजा कर रही है। चलो, वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग इज लेस। तो D1 में तो T2G 1 है, Eg 0 है। D2 में T2G 2 है, Eg 0 है। D3 में T2G 3 है, Eg 0 है। करेक्ट है? पर D4 में दो कंडीशन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। यदि सर आ गया तो बैग दे दो। कहाँ है तुम्हारा बैग? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर न जाके इधर ही पेयर अप हो जाता है, तो T2G 4 हो जाता है और Eg 0 हो जाता है। एक्चुअल क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन तक भर गए, 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर जाता और यहां पेयर होता। यहां पर भी 1 2 3 वीक फील्ड लिगेंड है मान लो, तो चौथा ऊपर चला जाए। अब तुम्हें ये लगेगा कि ये चौथा ऊपर क्यों चला गया, ये भी नीचे रह जाता, कम एनर्जी पहले पूरा कर जाता। लेकिन होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ भरता है तो पेयरिंग होती है, और जो पेयरिंग होती है तो पेयरिंग में अनस्टेबिलिटी आती है। इट इज पेयरिंग ऑफ सेम चार्जेस। क्लियर है? तो सेम चार्जेस की पेयरिंग इज नॉट अ गुड न्यूज। सेम चार्जेस है ना बेटा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो उसने कहा कि पेयर हो जाते हैं, तो इसने मना किया, इसने बोला इधर मतलब मैं मुक्का मार दूंगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसो, बोले हाँ, बोले तो यहाँ झगड़े हो रहे, एक काम करते इधर जाके बैठ जाते। क्लियर थी बात? ऐसे डिसाइड करते, जैसे किसी ने बोला इधर ही आके कोई चेयर पे तीसरा बंदा बैठ जाए, तो नहीं, जगह के हिसाब से ना स्टेरिक रिपल्शन होगा। ये बोलेगा यार पीछे भी पूरी बेंच खाली पड़ी, वहां जाके बैठ जाना, क्या टेंशन है तेरे को। तो वो कहेगा हाँ ठीक है, पीछे जाके बैठ जाते, कौन झगड़ा करे दो दोस्तों से। लेकिन यदि मान लो ऐसा हो जाए कि इसके बाद सीट सीधी नेक्स्ट बिल्डिंग में मिलनी है, तो वो कहेगा तू मार ले दो मुक्के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो यहीं बैठ। समझ बात को? तो कुल मिला के हमें ये देखना पड़ेगा कि एनर्जी का डिफरेंस कितना बड़ा है। यदि एनर्जी का डिफरेंस बड़ा है तो वो कहेगा तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख लिए कटवाए, तो इधर ही आके जुड़ जाएगा। करेक्ट है? और वहां पे अटारी ऊंची नहीं है तो ऊपर चला जाएगा। तो यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो T2G 3 होगा और Eg 1 होगा। करेक्ट है बेटा? आ गया समझ में? यदि आ गया समझ में तो तुम बता दो कि मेरे को D5 होगा तो क्या होगा? D5 होगा वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा? T2G 3 हो जाएगा, Eg 2 हो जाएगा, और यहाँ पर T2G 5 हो जाएगा, Eg टकलू हो जाएगा। बोले बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं सही, नो दिक्कत नो परेशानी। चलो, और D6 हुआ तो इधर आएगा T2G6 Eg0 और T2G4। ऐसा करो सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे लिखो D10 तक। यहां तक समझ में आ गया ना?
अपनी D6 का और बताऊं, फिर लिखोगे क्या? क्या लिख लोगे? तो लिख लो, जी में आएगा। लिख लो। तब तक मैं पर ये सब कुछ तो केवल वीक फील्ड लिगेंड में चेंज हो रहा है ना, इसके और इसके कंपैरिजन में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो इसमें और इसमें सेम ही रहेगा। हाँ, क्या समस्या है? बस ये पूछना। उसको इजी में जाना है। आप कह रहे होते ना बेटा, पहले पूरा लिख लो, उसके बाद डिस्कस। पहले ट्राई तो करो, ज्यादा से ज्यादा करो। आ गया? एक भाषा। बताओ, एक मिनट सर, एक बताओ। ठीक है, बस कर। आगे आगे। नहीं, मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आप लोग ऐसा करना, सही हो आपका तो खुद की पीठ थपथपा लेना। हाँ, मतलब पड़ोस वाले की थपथपा सकते हो, बशर्ते उसको आपत्ति ना हो। नहीं तो आप हल्का सहारा लेके पीठ थपथपा दो। नो गाइस, B6 वीक फील्ड लिगेंड, T2G 6 EG0 नहीं, वीक फील्ड लिगेंड T2G 4 EG2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड T2G 6 EG0 D7 वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड T2G 5 EG2 T2G 6 EG1 D8 T2G 6 EG2 both strong field and weak field, both strong field ligand and weak field ligand. D9 D10 में भी सेम ही होता है। हाँ सही है सर। T2G 6 EG3 T2G 6 EG4 ठीक है बेटा, आपके सही है, सही है। अनुराग के पूरे सही।
अच्छा, ऐसे तुम लोग लपक के थपथपा देते हैं ऐसे। गुड आइडिया। कोई बुराई? हाँ बोलो। आप ये स्टार्ट करो। वहां पे नहीं, यहाँ पे सुबह वाली क्लास यहाँ लगती है। मतलब कल, और कल थोड़ी बहुत देर और पढ़ाऊंगा। नोमेनक्लेचर जीओसी और आगे का जो भी अगला टेस्ट में आइसोमेरिज्म आ जाएगा, क्योंकि मैं आइसोमेरिज्म 10 बजे चालू करूँ। तो अगर इसका syllabus ही बता 5 दिन में मेरा काइनेटिक्स 6 दिन में खत्म हो जाएगा। और अरे बहुत है 6 दिन काइनेटिक्स के लिए। तुम लोग का तो 4 दिन में ही कर दिया था खत्म। हाँ हो जाएगा। जीओसी हफ्ता लगा। सर ठीक है, उनको 5 दिन पढ़ाते हैं। नोमेनक्लेचर और जीओसी देना फाइनल। ठीक है, पेपर बना के दे दे, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं। सर फिर सिलेबस बताइए। बिठा दो। चलो चलो, टाइम पास मत करो। सिलेबस बताओ। अरे बता तो दिया तुम लोगों ने सिलेबस। एक बार वापस। आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, अरे सर ये बीच में बोल। काइनेटिक्स, 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 केमिकल काइनेटिक्स दे देंगे, नोमेनक्लेचर दे देंगे, ठीक है। ठीक है। जीओसी कंप्लीट नहीं हो पाएगा तब तक, वही तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था आइसोमेरिज्म दे दूंगा थोड़ा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आइसोमेरिज्म जीओसी दोनों देखेंगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लड़ो मत। नहीं, जीओसी, जीओसी सुबह जीओसी चालू हो जाएगा, काइनेटिक्स के बाद आइसोमेरिज्म चालू होगा। सुबह 8:30 बजे बेटा। सुबह 8:30 पे क्लास लगती है, तुम 8:10 पे मेरे को वहां मिल जाया करो। 10 रुपए लेता हूँ सिर्फ यहाँ तक छोड़ने के। चलो कोई बात नहीं, आगे दे देना, लेकिन वो सब बचे हुए हैं अभी। अब बेटा इसके बाद में, इतनी बात सबको क्लियर है ना? लेकिन तुम लोग क्लास ऐसे मिस मत करना ओसी की, जो नीट वाले हैं जिनका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अब आपके पास समय है रिवीजन का। तो आप वो रिवीजन कर लेना एक बार, तो आपका ओसी पूरा रिवाइज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है वो चीज। चलो बेटा, चलो चलो आगे बढ़ते बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ते। आईओसी चालू वहां पे होने वाला, मैं आपको बता दूं, आज ही मैंने उन्हें शेड्यूल बताया है। अभी जीओसी हो रहा है, 10 दिन 12 दिन के अंदर मैं जीओसी सुबह कंप्लीट कर दूंगा, 8:30 से लेकर के 10 बजे तक, ठीक है। उसके बाद में मैं आईओसी चालू करूंगा 8:30 से 10 के शेड्यूल में, और 1 महीने में आईओसी मेरा वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, हार्डली 1 महीने में। तो उनके ड्रॉपर बैच का सिलेबस भी जनवरी तक खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग यदि वो क्लास अटेंड करते हो सुबह वाली, तो तुम्हारा आईओसी और ओसी रिवाइज हो जाएगा जनवरी तक पूरा। समझे बात को? अब क्या बचेगा तुम्हारा पीसी, वो 2:30 बजे के शेड्यूल में जनवरी तक तुम्हारा रिवाइज हो चुका होगा। तो टेक्निकली नीट वालों का पूरा रिवीजन जनवरी तक हो चुका होगा। नहीं, वो तो रिवीजन तुम लोग को आना मत आना, इनको तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तुम मत आओ, तुम बाद में रिवाइज कर लेना। तुम ये नहीं कह सकते सर उसको भी मत पढ़ाओ, मैं नहीं आ गई। आईटी वालों को तो पढ़ाना है बेटा। चलो आगे बढ़ते। अब क्या हुआ, सुनो मेरी बात को ध्यान से। एनसीईआरटी वाली तो बढ़ेगी ना भाई, सुबह 8:30 से 6 दिन कर दूंगा एनसीईआरटी क्लास। अभी तो पहले ऑर्गेनिक होएगा, तो 10-12 दिन है, बस 10-12 दिन है। तुम लोग ध्यान से सुनो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं बोल रहा हूँ सुबह 8:30 बजे लग रही है अभी ओसी क्लास। अब जीओसी चालू हो रहा है,
आज नोमेनक्लेचर खत्म हो गया है लगभग। अब मान लो और 1 घंटा चलेगा नोमेनक्लेचर, 1.5 घंटा मान लो मैक्सिमम, मतलब वेडनेसडे से जीओसी चालू हो ही जाएगा। जीओसी चलेगा कितने दिन, 10 या 12 दिन। उसके बाद क्या हुआ, वही 8:30 के शेड्यूल में यदि उनका फिजिक्स रिवीजन हो चुका है तो मैं 8:30 के शेड्यूल में हार्डली 20 या 22 दिन के अंदर आईओसी खत्म कर दूंगा बच्चे, जिसमें डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आएगा। एनसीईआरटी बस, और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। और 10 बजे के शेड्यूल में चलेगा ओसी हाइड्रोकार्बन से। अब उसका पूरा शेड्यूल लगा लो तो भी 1.5 महीने में ओसी खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्लास रोज चलेगी। और कट शॉर्ट करके पढ़ाऊंगा, उतना डिटेल पढ़ाऊंगा नहीं जितना डिटेल इधर पढ़ाया है, क्योंकि वो आईआईटी जेईई एडवांस लेवल के लेवल पे पढ़ा है, उनको नहीं पढ़ाऊंगा इस लेवल पे। तो तुम्हारा सिलेबस जनवरी में ही खत्म हो जाएगा, रिवीजन, सिलेबस नहीं रिवीजन। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात हो सकती है, सर जी इतना रिवीजन करेंगे, इतनी क्लास अटेंड करेंगे, हम अपना कब पढ़ेंगे। यही तो ट्रिक है, यही तो कला है। इतनी क्लास अटेंड करने के बावजूद भी यदि तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, वरना तुम अपना टाइम दूसरी एक्टिविटी में भी वेस्ट करते रहोगे। समझो मेरी बात को। जितनी जल्दी मैं रिवाइज कराऊंगा तुम थोड़े रिवाइज कर पाओगे, और जितने अच्छे से मैं रिवाइज कराऊंगा उतने अच्छे से तुम रिवाइज नहीं कर सकते। तुम्हारा काम सिर्फ ये गैप्स को फिल अप करना। आखिर में जो 2.5 महीना 2 महीना तुम्हारे पास बचेगा, उन 2-2.5 महीने में आप जितना रट्टा मारना उतना रट्टा मार लेना, जितने टेस्ट सॉल्व करने उतने टेस्ट सॉल्व कर लेना, आपके नंबर आ जाएंगे। अरे टेस्ट तो दोगे ना आखिरी के 2 महीने, टेस्ट देना लगभग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब बना देंगे बेटा, ईश्वर चाहेगा कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा करेगा तो और अच्छा होगा। चलो, तो अपन बात क्या कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे स्प्लिट हो जाएगा। अब क्या होता है इसमें, हर इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में होता है जिसे हम T2G बोलते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है पर इलेक्ट्रॉन वो -0.4 डेल नॉट होती है। डेल नॉट इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो इसकी एनर्जी माइनस में जो इनकी एवरेज एनर्जीज होती है उससे कम होती है, और ये होती है +0.6 डेल नॉट। डिफरेंस ऑब्वियसली डेल नॉट के बराबर आ जाएगा, करेक्ट है, 0.6 मानो। अब मान लो मेरे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है। फायदे की बात यह है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, शुरू के 3 और आखिरी के 3 तो सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ बीच के 4 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, D4, D5, D6 और D7। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही रहता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की प्रेजेंस। तो D1 में, D2 में, D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिखने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही रहना। D1 यदि है तो T2G 1 ही रहेगा और EG 0 ही रहेगा। तो इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू आएगी वो -0.4 डेल नॉट आएगी। D2 हुआ, D3 हुआ, T2G 2, EG 0, T2G 3, EG 0, ये हो जाएगी -0.8 डेल नॉट, -1.2 डेल नॉट। अब D8 की बात करो, D9 की बात करो, D10 की बात करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G 6, EG 2 है, T2G 6, EG 3 है, और T2G 6, EG 4 है। पंगा है D4 में,
D4 में डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो T2G4 EG0, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -1.6 डेल नॉट प्लस पी। व्हाट इज पी? एक पेयर भी तो बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। और वीक फील्ड लिगेंड में T2G3 EG1, so energy is equals to -0.6 डेल नॉट। सोचो 3 भरे इसमें, 1 भरा इसमें, जो 3 भरे -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 जो EG में गया। आपने बोला जैसे पेयरिंग हुई, यहाँ पर पेयरिंग तो अपोजिट चार्ज आने में ना, तो तभी तो एनर्जी बढ़ी ना, प्लस हुआ है ना, माइनस थोड़ी ना हुआ। कम होनी चाहिए, कम होगी तो स्टेबिलिटी आएगी और पेयरिंग हुई। नहीं तो एनर्जी कम हुई ना, -1.6 डेल नॉट कम हुई है, लेकिन पेयर अप के कारण प्लस पी भी तो बढ़ी, ओवरऑल घटी होगी, ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी, 1.6 बड़ी होगी। 100% बड़ी होगी। D5 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में T2G 5 EG0 आया होगा, -2 डेल नॉट रहा होगा। वीक फील्ड लिगेंड में T2G EG2 आया होगा, तो एनर्जी हो गई होगी 0, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2। पेयर तो कोई बना नहीं, जोड़ा तो कोई है नहीं। D6 का इधर लिख देता हूं, जगह यहाँ खाली है इसलिए। D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो हो जाता है T2G6 और EG टकलू विच इज इक्वल्स टू -0.4 इंटू 6 प्लस 3p -2.4 डेल नॉट प्लस 3p। एक मिनट बेटा, वीक फील्ड लिगेंड में T2G 5 EG2 7 नहीं 6 है, तो T2G4 होगा, EG2 -0.4 डेल नॉट इंटू 4 प्लस 1.2 प्लस P। जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर। एक डाउट तुम पूछ ही लो। तो ये अपन सब में डेल्टा जो है वो एक ही मान के सॉल्व करते हैं, जबकि दोनों में डेल्टा तो अलग अलग आएगा। हाँ तो डेल नॉट है वो, तो कोई एक वैल्यू तो जो भी इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो तो एक्सपेरिमेंट ही आएगी। अच्छा, यानी कि वो तो अलग अलग फॉर्मूला दोनों का। हाँ, डेल नॉट की कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू थोड़ी ना, इन दोनों में डेल्टा की वैल्यू अलग अलग। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हाँ भाई चालू कर तो दिया, और क्या कंबल ओढ़ के आओगे फिर बोलोगे एसी चालू करो। पहले फोटो खींच सकता है। इसलिए दोनों की साथ में फोटो। अच्छा इसकी खींच के लोग, मैं हट जाऊं। हो गया बेटा, बस ये हो गया आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब मैं आपको स्क्वायर प्लेन और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाता हूँ। ये चैप्टर अपना कितना और बचा है? खत्म होने वाला। ABCD करेंगे और इसके बाद रिवीजन चालू हो जाएगा। कल तो सॉल्ट एनालिसिस, हाँ सॉल्ट एनालिसिस एक बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर भी। 4 दिन लगेगा।
एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा हुआ है, हो गया। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कोई चैप्टर। ठीक है, आप इसकी वो थ्योरी रटा देना बस, बाकी और सॉल्व करने वाले काम तो होंगे। फास्ट ही पढ़ाता हूँ, मतलब फास्ट चीता हूँ, चीता। हो गया बेटा, हो गया बेटा। बिठाओ इसको, चले बिठाओ this। तुम लोग अच्छे से पढ़ते जाओ बस, फिर तो बेटा सब सही है। मैं आपको बता, सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आईआईटी वालों को सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आईओसी में। ऑर्निक में नहीं आएगा इतना बड़ा डिफरेंस। ऑर्निक तो कई जगह अच्छा पढ़ाते हैं, आईओसी में सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा। अभी आईओसी बस कंप्लीट होना है, अभी तो मेंस लेवल पे ही पढ़ा रहे हैं ना। जो एडवांस की क्लास चल रही है ना, उसमें जब आईओसी होगा, मेन डिफरेंस उधर आएगा जो चीज़ है। आओ आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। और इस समय एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वही आ रहा है, आईओसी। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आईओसी आ रही है एग्जाम में इस समय। हाँ बेटा, सॉल्व होगा। चलो, इसके बाद में ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड गट, वीक फील्ड। अब पढ़ते हैं अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स होते हैं, अप्रोच यार, ये लगेगा ना अप्रोच पे कहीं, ROA, आर, हाँ, अप्रोच अगेंस्ट नो डी ऑर्बिटल। लिगेंड्स अप्रोचेस अगेंस्ट नो डी orbital, rather ligands approach against which orbitals। बेटा, जब लिगेंड किसी ऑर्बिटल के अगेंस्ट आ ही नहीं रहा, तो बॉन्ड किससे बना रहा है? तो किस ऑर्बिटल के अगेंस्ट आ रहा है वो? डी ऑर्बिटल के अगेंस्ट तो नहीं आ रहा है, तो लिगेंड किस ऑर्बिटल के अगेंस्ट आ रहा है फिर? तो ligands approaches against sp3 hybridized orbitals, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अगेंस्ट आ रहा है, लेकिन किसी डी ऑर्बिटल के अगेंस्ट नहीं आ रहा। ऑल्सो नंबर ऑफ लिगेंड्स आर, या ऐसे करेंगे, देयरफॉर energy of d orbitals increases less when compared to energy of d orbital आप सोचो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो कारण से स्प्लिटिंग कम होती है। पहली बात तो लिगेंड्स की संख्या 2/3 होती है, वहां 6 थी, यहाँ 4 है। और दूसरी बात, नंबर ऑफ लिगेंड्स आर लेस। पहली बात तो लिगेंड्स की संख्या कम है, वहां पे
6 थी यहाँ 4 है, और वहां डायरेक्टली अगेंस्ट ऑर्बिटल आते थे, इनडायरेक्टली आते थे, इज लेस। तो यहाँ पे जो डेल टेट्राहेड्रल होती है वो 4/9 टाइम्स डेल नॉट होती है। ठीक है बेटा। हेयर ligands approach at a angle of 35 degrees approx to EG orbitals, to T2G or T2G orbitals, specifically 34 degree 11 minute and 54 degree 44 minute to EG orbitals, 4 डिग्री 34 35 35 35 11 34 नहीं 35 है जहां तक मुझे याद है, 35 11 54 44। ठीक है बेटा। तो किसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी? देयरफॉर क्लियरली किसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी? क्लियरली जी की एनर्जी ऑफ T2G इंक्रीजेस मोर देन EG। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है उसमें T2G ऊपर रहता है और EG नीचे रहता है। However, since crystal field splitting in tetrahedral complexes is less, here pairing does not occur। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती और sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलेगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है बेटा। तो इसलिए यहाँ पेयरिंग नहीं मिलती। आप जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखोगे उनमें आपको पेयरिंग होती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि एनर्जी में ज़्यादा स्प्लिटिंग होती नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होता। एक यहाँ बढ़ा, दूसरा यहाँ, तीसरा ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ, यदि D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो अबव का रूल कब ब्रेक होगा? वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 है, टॉप पे जो होगा अबव ने क्या बोला? तो मुझे क्या बता, अबव कैसे बोलता? अबव कोई था थोड़ी ना, और ये में होगा अबव इंसान का नाम थोड़ी ना। अबव तो एक शब्द है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। नहीं, पॉली इंसान था और हुंड भी इंसान था। अबव मीन्स बिल्डिंग अप। हाँ, कब? वीक फील्ड में नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा। नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करा देगा तो ऊपर जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करा देगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, किसमें फॉलो अबव का रूल नहीं होगा, ये पूछा था। D6 में वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस? वीक फील्ड में अबव का नियम फॉलो नहीं होगा। वंशिका जी कह रही है कि वीक फील्ड लिगेंड में अबव का नियम फॉलो नहीं होगा। बोल तुम गलत रही हो, लेकिन जो सोच रही हो वो सही सोच रही हो, ऐसा बोल रही हो। हाँ खुशी जी, फॉलो होगा। खुशी जी बता। प्रिंसिपल बता दो। डिस्कस्टिंग। पेयरिंग वाला, वो पेयरिंग करते हैं।
मत समझाओ। हाँ भैया, क्या कौन सही बोल रहा है, आशीष जी या वंशिका जी? आशीष तो वोटिंग थोड़ी ना हो रही है, हमारा नेता कैसा हो, आशीष जैसा हो। कब अबव का नियम फॉलो नहीं हुआ है, कब अबव का रूल ब्रेक हुआ है, वीक फील्ड में कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में? स्ट्रॉन्ग फील्ड में अबव का नियम ब्रेक हुआ है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, वंशिका जी को छोड़ दो। अरे तो सर ठीक है ना, क्या है तो वंशिका जी सही कह रही है, बाकियों का आंसर गलत। कैसे? जल गया ना, जल गया ना, अच्छा जलते जलते ही नहीं नहीं, रंग भेद नहीं। अब बताओ, मत बोलो, सुनो तो मेरी बात सुनो। जैसे क्या हुआ, D4 था कि D6 था? D6 था। तो 1 2 3, फिर चौथा ऊपर चला गया, नीचे वाला पूरा नहीं भरा और चौथा भर गया, तो इट इज अ वायलेशन ऑफ अबव रूल ना भाई। चौथा एनर्जी तो कम T2G की थी ना भाई, तो पहला दूसरा तीसरा ये पूरा नहीं भरा और ये भर गया, तो इट इज अ वायलेशन ऑफ अबव रूल। करेक्ट है बेटा? आपने D6 बोला था, तो हाँ। उसमें ये हुआ वीक फील्ड में, तो उसी में तो अबव रूल ब्रेक हुआ। यदि तो ये बोला था मिनिमम एनर्जी वाले को पूरा भरो, तो D6 में ये तो 6 पूरे भरते, ये नहीं भरता, तो अबव रूल ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन वीक फील्ड में 1 2 3 ये पूरे नहीं भर पाए, ये वाला भर दिया, तो अबव रूल ब्रेक हो गया। ठीक है, वो कौन सा था? ये पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला हुंड का रूल था, वो हुंड का नियम था, वो यहाँ पे अभी हमने कहीं उसे क्रॉस चेक नहीं किया। तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ब्रेक हो गया। नहीं नहीं, हुंड का नियम कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। हुंड का नियम तो ये कहता है कि जब तक हो सके तब तक इलेक्ट्रॉन को एक ही स्पिन में भरो, और जब तक हो सके सब्जेक्टेड टू अबव रूल एंड पॉलिश रूल। समझो बात को? तो हुंड का नियम कभी ब्रेक नहीं होता यहाँ पे, अनलेस अनटिल आप जबरदस्ती कोई स्पिन रिवर्स ना कर दो। लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, उसमें हुंड और पॉली का नियम दोनों ही ब्रेक नहीं होते, अबव का नियम ब्रेक होता है इस थ्योरी। क्लियर की बात? और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 के बाद का है, तो अबव का नियम हरदम ब्रेक होगा, क्योंकि पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया? ठोपे 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 ठोपते। मिटा दूं इसको मैं, मिटा दूं मैं इसको? ओके गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक जहां तक मेरा ख्याल है वो हटा दी गई है, क्या नाम है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिलेबस से हट चुका है। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड ग्रिग्नार्डियर नहीं, इस चैप्टर में भी आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये हुआ बेटा स्क्वायर टेट्राहेड्रल। अब आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और d ऑर्बिटल होता है dx² माइनस y²। जो 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, all 4 ligands approaches against dx² minus y² orbital, approaches against dx² minus y² orbital। बोल बेटा, आया कि नहीं आया?
they approaches against dx square minus y square orbital. All 4 ligands approaches against dx square minus y square orbitals. चारों लिगेंड इनके अगेंस्ट अप्रोच करते हैं. बोले बेटा. सही है. और 4 लिगेंड अप्रोचेस अगेंस्ट dx square minus y square orbitals. ठीक है ना बेटा. तो इसके बाद क्या होता है. सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बढ़ेगी. Therefore, energy of dx square minus y square increases maximum. बोल बेटा. जो 4 लिगेंड आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं. ये x हो गया और ये y हो गया और लिगेंड सीधा ही चले आ रहे हैं. सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं की बढ़ेगी. उसके बाद में एनर्जी बढ़ती है डी जेड स्क्वायर की, क्योंकि z जो होता है वो उसकी 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो XY प्लेन में होती है. उसके बाद जो एनर्जी होती है वो होती है dxy की, क्योंकि कोप्लेनर होता है. और सबसे कम एनर्जी होती है dyz एंड dxz की. इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मैक्सिमम स्प्लिटिंग अकर्स. तो डेल स्क्वायर प्लेनर बराबर होता है 1.6 डेल नॉट. तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो होती है डेल स्क्वायर प्लेनर ग्रेटर देन डेल नॉट ग्रेटर देन डेल टेट्राहेड्रल. इसमें होती है 1.6 डेल नॉट, ये डेल नॉट और ये 4/9 डेल नॉट. इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी खत्म हो गए. अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ये कैसा फोटो खींच लिया मेरा तुम लोगों ने. जादू. ये एडिट हो गया.
ओके, देख टेस्ट अभी तू वहाँ वाले टेस्ट दे रहा है ना? हाँ कैसे जा रहा हूँ? और कोई भी चालू कर रहा है यही कौन सा? वो 8 से चल। इधर? हाँ तो तू वहाँ के दे रहा है कि इधर के दे रहा है टेस्ट? कहाँ के दे रहा है? यहाँ के भी दे रहा हूँ, उधर की भी दे रहा हूँ, उनका भी है संडे। एनसीईआरटी वाली क्लास मतलब वो टाइम रख रहे आने तो सेम। अरे उनके लक्षण से पूछना, मैं तो क्लास रखूँगा। हम लोग अपनी अपनी चलाते हैं, मैं तो नहीं करूँगा कॉम्प्रोमाइज। क्लास रखनी रखो, नहीं रखनी। यदि वो 8:30 पे क्लास रखेंगे तो उनका ही सिलेबस लेट होगा। क्लास तो उन्हीं की चलेगी ना 8:30 पे। मुझे क्या, मार्च में सिलेबस कराऊंगा ना। अच्छा, कुछ के लिए तो कुछ के लिए 8:30 पे क्यों रख रहे हो? कभी भी रख लो, उससे क्या है? वो तो टेस्ट बन चुका है, कितने बजे भी ले सकते हो ना, उससे कोई वो थोड़ी ना मुहूर्त निकलाएगा उसको। 3 बजे ले लो, 4 बजे ले लो, उसमें क्या है? जब किसी से कोलाइड नहीं हो रहा टाइम टेबल, हम भी तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं ऐसे। ऐसे थोड़ी ना चलता है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यदि बात करें तो क्या बात कर रहे थे बोलो वैसे? हाँ लिखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल। डेल मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल में नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। डन। तो सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में, तो इसमें लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? हाँ मतलब डज मोर स्प्लिटिंग। जैसे मान लो आपके पास है Cr NH3 6+3 और Cr F6-3। दोनों में Cr कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बट ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी। करेक्ट। अगली बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम में क्या होता है? यहां पर बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम में मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम
बोलो बेटा, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मोर विल बी, बोलो बेटा, मोर विल बी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जैसे कि K3FeCN6। इसमें बाकी चीजें सब सेम रखते हैं। K4FeCN6, ये +3 है और ये +2, करेक्ट है। अगले वाले की बात करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा। तीसरे वाले में ट्रांजिशन सीरीज और डी सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज और डी सीरीज, समझ लो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो 5D सीरीज के लिए ज्यादा होती है 4D सीरीज से, 3D सीरीज। इट इज 30 to 40% मोर, इट इज 30 to 40% मोर, करेक्ट है। 30 to 40% मोर। तो इसी की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है, और वही कारण है कि जो 4D और 5D के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। क्योंकि स्प्लिटिंग क्या होगी, इधर बढ़ गई, स्प्लिटिंग यहाँ पे क्या होगी, बढ़ गई। तो चूंकि स्प्लिटिंग यहाँ पर बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लग जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर थी बात। अगली बात, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, बताओ बेटा इसमें क्या होगा। हाँ 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 हाँ, क्या बोला, स्क्वायर प्लेनर मोर देन ऑक्टाहेड्रल मोर देन टेट्राहेड्रल, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ लिगेंड्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड अप्रोच करेंगे बशर्ते ज्योमेट्री और लिगेंड सेम टाइप के हों, तब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है ना। हो गया बेटा। बाकी चीजें बेटा सेम, मतलब जब कोई एक फैक्टर, हाँ अपन बात करें तो दूसरे फैक्टर्स अपन सेम सेम कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आता है चिलेटिंग एंड नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। मिटा दो इसको। तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी जो होती है जनरली नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा होती है। लिखो, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल
chelating complexes are more stable than non-chelating complexes. Chelating complexes जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना, देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि बात करें COEN3 टकलू 3 पॉजिटिव is more stable than CO NH3 6 टकलू 3 पॉजिटिव। डन। ये इससे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन non-chelating complexes. COEN3 plus 3, CONH3 6 plus 3। 7 नंबर। आई सपोज दैट यहां तक सब कुछ बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, ठीक है। चिलेटिंग complexes are more stable than non-chelating complexes. COEN3 plus 3, CONH3 6 plus 3। सही। अब इसमें एक और होते हैं कार्बन डोनर्स, इस पे एक और पढ़ा देता हूँ, फिर कार्बन डोनर वाला कल पढ़ाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा डिटेल पढ़ाना पड़ेगा। भाई पाई एक्सेप्टर जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर, जैसे साइनाइड वगैरह हो गए। पर एक कॉम्प्लेक्स होता है NI GLY whole twice is more stable than NiEN whole twice +2। दोनों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पर NiGLY जो है वो ये क्या है, ट्राई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम था। ये याद करो, एक समय मैंने तो बताया था CHO क्या होता है, ग्लाइऑक्सिम होता है, सॉरी ग्लाइऑक्सल होता है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ होती थी, H2O बाहर निकल जाता था तो ग्लाइऑक्सिम मिलता था। इसके H हटा करके यदि CH3 लगा दूं तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम मिल जाता। एक H हटाया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, DMG हो गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब ये इधर इधर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ऐसा ऐसा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N O नेगेटिव OH नेगेटिव। इसकी तरफ 1 2 3, इसकी तरफ ये डाइमिथाइल हो गया। और इसमें टोटल 4 रिंग बनी है, देखो 1 2 3 4, 2 रिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बनी है 6 मेंबर रिंग, और 2 रिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बनी है, जबकि इसमें 4 रिंग है ना टोटल, हाँ 5 मेंबर, और इसमें टोटल रिंग 2 ही है। EN याद है तुम लोग, इथाइलिन डायमाइन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें Ni NH2 1 2 NH2 1 2 1 2 NH2 यूं आ गया, तो इथाइलिन डायमाइन निकलेट होता है ये, ठीक है ना। इसमें सिर्फ 2 ही रिंग है, उसमें 4 रिंग है, तो स्टेबिलिटी जो होती है वो इसकी इससे ज़्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यार ये क्या लिख दिया मैंने, ग्लाइसिनेटो लिख दिया ना, ये DMG है एक्चुअली, पिछली बार भी यही किया था मैंने। अरे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है ना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म DMG होगा। इसका पिंक कलर होता है, ये भी पूछते हैं एग्जाम।
हाँ पिंक कलर होता है इसका कॉम्प्लेक्स का, पिंक रेड कलर कॉम्प्लेक्स होता है। बस आज के लिए इतना ही। कल हम आइसोमेरिज्म लगभग कंप्लीट कर लेंगे, मतलब परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन एक चैप्टर और चलेगा। हाँ मतलब 2-3 दिन ही बस बचे चैप्टर में, मतलब इस वीक में अपना सिलेबस ओवर हो जाएगा विथ सॉल्ट एनालिसिस। फिर शॉर्ट एनालिसिस सॉल्ट एनालिसिस कितना है, 2-3 लेक्चर कितना है? हाँ तो भी आज क्या मंडे है ना, हाँ तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, मुझे फील आ रही है खत्म। ऐसा कोई लेक्चर का है